Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैम। गुड Good मॉर्निंग morning, मैम। बेटा 2 मिनट में शुरू करते हैं। ये बच्चे दूसरे लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, इनको कहना पड़ रहा है। अभी तक इनको समझ नहीं आई है। जो लास्ट में मैंने भेजा था उस पे ज्वाइन करना है, और ये बच्चे पहले वाले पे कर रहे हैं, तो 2-3 मिनट वेट करो। इन बच्चों को मैं कह रही हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बच्चे बहुत कम ज्वाइन कर पा रहे हैं। कितना इनको मैसेज कर दिया फिर भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, लास्ट हमने क्या किया था याद है आप लोगों को? सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी मैम। बेटा अभी मेरे ख्याल से हमारा क्वेश्चन रहता है, आप निकालो 41 पेज, कल्चर एंड नॉलेज। ये नहीं हुआ ना हमारा? नो मैम, ये नहीं हुआ। ये देखो। अब मुझे कौन बताएगा कि कल्चर क्या होता है, संस्कृति क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में। हाँ मैम, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ की संस्कृति को अपनाते हैं। वेरी गुड। और कोई? देखिए, संस्कृति जो हम ये कहें कि हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारे संस्कार ऐसे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, जिसके अंदर वो संस्कृति, जिसके अंदर नई नई चीजें जुड़ती चली जाती हैं, चाहे उसमें हम ये कहें कि हमारे व्यवहार से रिलेटेड आती है, चाहे हमारे संस्कार संस्कार से रिलेटेड आती है। अब संस्कृति क्या करती है? संस्कृति ही तो हमें सिखाती है, हमारा कल्चर ही तो हमें सिखा रहा है कि हमने कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, किस तरह से सोसाइटी में एक दूसरे का हमने रिस्पेक्ट करनी है, हमने अपना ट्रेडिशन जो है, हमारी कल्चर जो है वो आगे कैसे बढ़ाना है। तो ये क्या है? ये संस्कृति है। वैसे कहा है
जितने भी हम कहें कि साहित्यकार हुए हैं वो हमेशा कहते हैं कि साहित्य जो है वो संस्कृति का दर्पण होता है। तो संस्कृति जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कल्ट्यूरा से निकला हुआ है, जिसको इसने 3 शब्दों के अंदर इसको क्लियर किया है। पहला आता है साहित्यिक अर्थ, फिर नेक्स्ट आता है नैतिक अर्थ, और थर्ड आता है समाज शास्त्रीय अर्थ। पहला हम कहें कि साहित्यिक अर्थ के अंदर क्या आएगा, जिसके अंदर हम साहित्य की बात करते हैं। अभी मैंने बताया कि साहित्य क्या है, समाज का दर्पण होता है। और समाज का दर्पण हम ये कहें जो इसके अंदर हमें एक पूरा प्रकाश डालता है कि उस समाज में वहां के लोगों की संस्कृति क्या है, वहां के लोग की बौद्धिक यानी कैसा सोचते हैं, उनके अंदर क्या क्या आर्ट्स है, उसके बारे में सारा कुछ वो बताता है। सेकंड हम कहें नैतिक, जिसके अंदर हम मोरल मीनिंग कहते हैं। जैसे मोरल से ही पता चल जाता है मोरल क्या होता है, जो नैतिकता हमारे अंदर जुड़ी होती है। नैतिकता किससे आती है, जब हम आपने मोरल एजुकेशन पढ़ा होगा, पहले आता था, और अब बच्चों को सिर्फ मोरल एजुकेशन की बुक, पहले एक पार्ट होता था कि आपके पेपर का, लेकिन अब वो पार्ट नहीं रह के सिर्फ हम ये कहें कि बच्चों को सिखाया जाता है सिर्फ। तो या तो स्टोरी सुना देते हैं या कैसे भी। तो मोरल एजुकेशन, मोरल मीनिंग क्या है, जिसके अंदर हम स्पिरिचुअल से जुड़े होते हैं, ठीक है, आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं, आध्यात्मिक रूप से हमारा विकास होता है। थर्ड है इसके अंदर समाज शास्त्रीय अर्थ, समाज यानी समाज में रहने के लिए, समाज में रहने के लिए हमें उस संस्कृति को जानना जरूरी होता है। हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे काम करते हैं, हम अपनी नीड्स को कैसे पूरा करते हैं, हम अपनी ट्रेडिशंस, हमारा कल्चर, हमारी आदतें, हमारी सारी सारी चीजें ही समाज के अंदर होती है, और हम समाज से जुड़े हुए रहते हैं, हम समाज से अलग नहीं रह सकते हैं। तो समाज, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो हमारे साथ चलती हैं। तो संस्कृति वो है जिसके अंदर इन तीनों को साथ लेके साहित्यिक अर्थ, नैतिक अर्थ और समाज शास्त्रीय अर्थ। तो ये था मीनिंग इसका। अब कहते हैं संस्कृति और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध, एक हम कहें कि रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर, कि शिक्षा और समाज कैसे एक दोनों का क्या रिलेशन है। तो हम ये कहें कि संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम ही एजुकेशन करती है, शिक्षा काम करती है। जैसे हम कहें कि संस्कृति, अगर हम ये कहें कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है वैसे वैसे शिक्षा के अंदर भी परिवर्तन आता रहता है, संस्कृति जुड़ती चली जाती है। तो हम ये कहें कि संस्कृति पहले जो हमारी संस्कृति थी, आज हमारी संस्कृति में चेंज आ गया है। पहले जैसी हम कहें कि संस्कृति नहीं, जो ट्रेडिशन हमारे, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते आ रहे हैं। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, तो उसके साथ साथ हमारा कल्चर भी चेंज हो रहा है। तो उसकी सुरक्षा करना, उसको आगे बढ़ाने का काम क्या करती है, एजुकेशन करती है। क्योंकि एजुकेशन में खुद में बहुत सारे बदलाव हुए हैं शिक्षा के अंदर, उसके मेथड में, उसकी स्किल्स के अंदर, ठीक है, उसको प्रेजेंट करने में। पहले टीचर सेंटर था, अब स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया है। तो ये क्या है, शिक्षा हमारे सामाजिक पे, हमारे व्यक्तिगत पे, दोनों पे प्रभाव डालती है, और हमारी संस्कृति को मतलब कि साथ लेकर चलती है, संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो शिक्षा क्या है, एक ऐसा हम कहें कि पूरा का पूरा ऐसा वातावरण देती है जिसके अंदर हम कहें कि अपनी संस्कृति को जानते हैं, पहचानते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्लियर यहाँ तक सबको? यस मैम। आखिर इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, कार्य क्या क्या हैं। पहले आएगा एडजस्टमेंट विद नेचुरल इन्वायरमेंट। हमारी संस्कृति क्या सिखाती है कि हमें प्राकृतिक रूप से उस एडजस्टमेंट करना सिखाती है। अब ये कहें कि हमने अपना जीवन कैसे जीना है, जो हमारी संस्कृति है उसको अपनाना है, और उस अपना कर हमें उस कल्चर के अंदर, उस नेचर के अंदर हमने रहना है। अब ह्यूमन बींग्स जो हैं, हर किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, हर कोई अलग अलग है, और हम उस अलग अलग हमारी सबकी, हम कहें कि संस्कृति जो है कोई सेम है, लेकिन ट्रेडिशंस जो होते हैं ना, वो हमारे थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं, ठीक है।
तो संस्कृति के अंदर कुछ अलग अलग हम कहें कि उसके अकॉर्डिंग व्यक्तिगत रूप से अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन उन विभिन्नताओं के होने के कारण भी हम ये कहें कि हम उस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट करते हैं, हम रह सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि हम सोसाइटी के अंदर अलग अलग कल्चर से मिलते हैं, ठीक है, हमारा यहाँ का कल्चर कुछ और है, फिर दूसरी स्टेट का कुछ और है, लेकिन पूरे भारत की संस्कृति सेम है। हम ये कहें विभिन्न संस्कृतियों से मिलकर बना है, ठीक है, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, लेकिन उस ट्रेडिशंस को हम जानते हैं और उसके अंदर हम एडजस्ट कर लेते हैं। एक ले लो सर। नहीं बस, ठीक है। फिर है संस्कृति की निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कल्चर। कॉन्टिन्यूटी ऑफ कल्चर के अंदर हम ये कहें कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, संस्कृति कहीं भी एक जगह रुक नहीं जाती, ये ट्रांसफर होती रहती है। थर्ड आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। संस्कृति क्या करती है, हमारी व्यक्तित्व का विकास करती है, पर्सनैलिटी डेवलप करती है। हमारी संस्कृति हमारे पूरे पूरे होल ओवर डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है। जैसे हम ये कहें कि हमारी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सोच समझ के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर, हमारी सोशल वर्क के अंदर, इमोशंस के अंदर, मोरल के अंदर, ठीक है, सारा इफेक्ट इम्पैक्ट डालती है, सॉरी इफेक्ट कह रही हूँ मैं बार बार, इम्पैक्ट डालती है, प्रभाव डालती है, जिससे हम ये कहें कि व्यक्ति क्या करता है, उसके उसका डेवलपमेंट होता रहता है संस्कृति के साथ। थर्ड आता है कंजर्वेशन ऑफ कल्चर, कि इसका संरक्षण कैसे करना है, इसकी सुरक्षा कैसे करनी है। तो इसके लिए हमें एक हम कहें कि इसके अंदर शिक्षा महत्वपूर्ण रोल अपनाती है। इसके अंदर एजुकेशन ही है जो हम कहें कि स्टूडेंट्स को हम बताते हैं, स्टूडेंट्स आगे अपनी आने वाली पीढ़ी को बताते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, संरक्षण चला जा रहा है। दूसरा हम कहें कि हम इतिहास को लेकर चलते हैं। आज भी कई बच्चे जो है ना हिस्ट्री को बोर समझते हैं, लेकिन फिर क्या कहेंगे, हिस्ट्री पढ़ानी क्या जरूरी है, हमें आज के टाइम का क्यों नहीं पढ़ाते। लेकिन हमें इतिहास बहुत कुछ सिखाता है, पिछली घटनाओं से ही हम इवन हम अपनी लाइफ के अंदर भी बहुत सारे इंसिडेंट हमारे साथ हो चुके होते हैं, और जैसे ही प्रेजेंट में कुछ इंसिडेंट होते हैं हम पास्ट को सोचने लग जाते हैं। तो ये क्या है, पास्ट हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से अपनी फ्यूचर को सुरक्षित रखना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। क्लियर, यहां तक समझ आ रहा है आपको? यस मैम। 2 मिनट देना बेटा, 1 मिनट रुकना एक बार। अब नेक्स्ट देखिए, समाजीकरण, सोशलिज्म। सोशलिज्म हम ये कहें कि पूरा का पूरा समाज के अंदर की बात की गई है। समाज में रहते हैं जब हम, तो हम अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलते हैं। हमें किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से हमें उनके साथ एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, सारी चीजों को हम साथ लेकर चलते हैं, कि हम ना अपना कल्चर भी ले रहे हैं, बड़ों को आदर भी कर रहे हैं। तो संस्कृति को हम साथ लेकर चलते हैं समाज के अंदर। समाज में हम बिना संस्कृति के देखो रह नहीं सकते हैं। तो मनुष्य जो है, तो हम ये कहें कि हमारी सोच में अंतर बेशक मिलेगा, लेकिन हम अपनी संस्कृति को बिना, ना तो समाज में हम एक दूसरे का साथ दे सकते, ना ही हम पार्टिसिपेट ले सकते, ना ही हम कम्युनिकेट कर सकते। तो ये क्या है, हम समाज में जब भी रहते हैं तो अपनी संस्कृति को साथ लेके चलते हैं। सेकंड आएगा संस्कृति का विकास, प्रमोशन ऑफ कल्चर, कि किस तरह से करते हैं। ये ज्यादा मैं बार बार वही चीजें हो रही हैं कि रिपीट हो रही हैं सेम पॉइंट, तो एक एक दो दो लाइन में ही कराऊंगी, बाकी आप रीड कर लेना।
प्रमोशन ऑफ कल्चर में हम यही करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी आ जाएगा, पूर्वजों ने जो सिखाया फिर हम उसको वर्तमान में कैसे उसको सीखते हैं, उसके अंदर क्या क्या टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस ला रहे हैं वो आ जाएगा। फिर न्यू कल्चर पैटर्न है, न्यू कल्चर पैटर्न के अंदर भी यही आएगा कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है वैसे वैसे संस्कृति के प्रतिमान भी चेंजेस आ रहे हैं। संस्कृति सेम नहीं रहती है, वो समय के साथ साथ बदलती रहती है। अब देखो, हम कहते हैं संस्कृति बदलती रहती है, जो पॉजिटिव चीजें होती हैं हम उसको अपनाते हैं, जो नेगेटिव होती है उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। संस्कृति ये नहीं है कि हर संस्कृति, हर तरह की जो भी चीजें ट्रेंड जो चलता, आप कहते हैं ना ये ट्रेंड चल रहा है, ये क्या है, ट्रेंड क्या है, ये कल्चर ही है। धीरे धीरे हमारे कल्चर के अंदर चेंज आ रहा है, लेकिन कल्चर वही सब जब बहुमत होता है ना उस चीज को, कि लोग उस चीज को अपना रहे हैं, ये ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या होता है कि सभी लोग उसको अपना रहे हैं, लेकिन जब हम कहें कि इतने लोग पसंद करते हैं, 20% उसको पसंद करते हैं और 80% उस चीज को नकार रहे हैं, तो दैट्स मीन्स दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर। वो हमारे पार्ट नहीं बनता वो कल्चर का। ये है कि हम उस चीज को रोक नहीं सकते, लोगों की सोच को नहीं रोक सकते, लेकिन वो कल्चर हम जहां पर देखते हैं कि कहाँ पर सब लोग उसको अपना रहे हैं, तो वो कल्चर चेंज माना जाता है। ठीक है। फिर आता है संस्कृति शिक्षा के निम्नलिखित पक्षों पर प्रभाव डालती है। कौन कौन सी चीजों पर प्रभाव डालती है? शिक्षा के उद्देश्य के अंदर, हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन के अंदर चेंजेस हो जाएगा। जैसे हम ये कहें कि इससे क्या होगा, हम संस्कृति से हमारे, अभी कहा ना कि विचारों में भी परिवर्तन आता है, हमारी सोच बदल जाती है। जैसे जैसे हम, हमारा ट्रेंड चेंज होता है, हम कहें कि हमारी संस्कृति हमारे ऊपर इतना प्रभाव डालती है, हमारे पहनावे के अंदर, हमारे खान पान के ऊपर, हमारे बोलने चालने के ऊपर, हमारे समाज में बिहेव करने से लेकर, तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? एजुकेशन पे भी। एजुकेशन संस्कृति के अनुसार भी शिक्षा के अंदर उसके उद्देश्य जो है, एम्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। हालांकि हम ये कहें कि जैसे जैसे किसी समाज की संस्कृति होगी ना, वैसे ही उसी समाज की शिक्षा भी होगी। अब जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हम एजुकेशन में पा रहे हैं, बच्चे वहां वैसा ही पढ़ रहे हैं, तो वो तालमेल बिठा पाएंगे। अगर हम ये कहें संस्कृति कुछ और चल रही है, एजुकेशन कुछ और चल रही है, तो एजुकेशन ही है जो सोसाइटी के अंदर हमारे एक एडजस्टमेंट करने में हेल्प करती है, क्योंकि एजुकेशन वो है जिसके अंदर हम थ्योरी सीखते हैं और सोसाइटी वो है जहां पर हम प्रैक्टिकल करते हैं। अगर दोनों में अंतर पाया तो हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो संस्कृति क्या है, हमारी शिक्षा के उद्देश्य को, एम्स ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट करती है। सेकंड आएगा करिकुलम। तो संस्कृति जैसी होगी, पाठ्यक्रम भी वैसा ही होगा। हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आ रहे हैं वैसे वैसे हमारे पाठ्यक्रम के अंदर भी चीजों में अंतर आ रहा है। कैसे? जैसे जैसे समाज में चीजें बढ़ती जा रही हैं, जो जो चीजें हम अपनाते जा रहे हैं उसको शिक्षा के अंदर जोड़ना जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी कहाँ से सीखेगी? वो एजुकेशन से ही सीखेगी कि हमारी संस्कृति में चेंजेस क्या है। जैसे प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं वो तो इसी से सीखेंगे ना, करिकुलम से। फिर वो सोसाइटी में जब वो अडल्ट हो जाएंगे, फिर वो अपनी पार्टिसिपेशन देनी शुरू कर देंगे, तो वो अपने आप ही उसमें करिकुलम में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग, पहले क्या होता था? टीचर बेस्ड होता था, स्टूडेंट जो है टीचर को फॉलो करते थे, मेथड्स कम होते थे, स्किल्स कम होती थी, तो उससे क्या होता था कि बच्चों को हम कहें क्रैमिंग का सिस्टम, रट्टाफिटेशन का सिस्टम था। लेकिन अब चेंजेस आ गए हैं, बच्चों के एटीट्यूड को, एप्टीट्यूड को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर, बच्चों को मेथड्स और स्किल को ध्यान में रखकर बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है कि जैसे जैसे कल्चर चेंज हो रहा है वैसे वैसे मेथड्स और वो सब भी चेंज हो रहे हैं। फिर आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कभी भी किसी पे थोपा नहीं जाता, डिसिप्लिन अपने आप अपनाया जाता है। तो कल्चर क्या कहता है कि हमारे डिसिप्लिन को भी इफेक्ट करता है, और इसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता, प्रभाव पड़ता है कि हमारी जो संस्कृति है वो एक अच्छे प्रभावशाली डिसिप्लिन को अपनाती है। तो इसलिए मानव तथा समाज को अगर बैलेंस्ड करना है और एक परफेक्ट, हमें कहें कि हमें एक लगना चाहिए कि सुदृढ़ समाज जिसको बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी अगर प्रेजेंट करनी है तो उसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो वही कहती है ना कि अनुशासन लेकर आए,
लेकिन अनुशासन किसी पे थोपा मत जाए। अनुशासन इतना, डिसिप्लिन इतना नहीं होना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स को उसका प्रेशर झेलना पड़े, तो ये अपनाना चाहिए। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑन टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों पर प्रभाव। जैसे जैसे कल्चर चेंज होगा वैसे वैसे बुक्स भी चेंज होगी। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मेथड्स की बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, करिकुलम की बात कर रहे हैं कि उसमें चेंजेस आएगा संस्कृति के अनुसार, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बुक के अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे। फिर है मॉडल्स ऑफ स्कूल। मॉडल्स ऑफ स्कूल के अंदर क्या आ जाएगा, मॉडल्स ऑफ स्कूल के अंदर क्या आ जाएगा कि इसके अंदर हम जितने भी मॉडल्स ले रहे हैं वो संस्कृति को प्रभावित करते हैं। कैसे, जैसे हम कहें कि कोई भी हम कम्युनिटी प्रोग्राम्स कर रहे हैं या कोई भी कल्चर प्रोग्राम कर रहे हैं, स्कूल के अंदर कर रहे हैं, तो उसको जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी कल्चर ऑफ मॉडल्स हैं, वो स्कूल में ढलने का प्रयास करते हैं और स्कूल क्या करेगा, कल्चर के ढलने का प्रयास करेगा। तो दोनों चीजें क्या कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को compete कर रही हैं। फिर है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन टीचर। संस्कृति का अध्यापक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम कहें कि टीचर एक स्टूडेंट्स के लिए एक आइडल होता है। जैसा टीचर होता है स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं, इवन छोटे बच्चे तो जरूर फॉलो करते हैं। तो ये क्या है, एक, जब हम कहें कि एक आइडल टीचर है, उसका जो खुद की लाइफ है, उसका खुद का जो कल्चर है, उसका खुद का जो डिसिप्लिन है, वो सारी चीजें क्या है, उसको पूरा ओवरऑल दर्शाता है कि टीचर का कल्चर कैसा है, टीचर आइडल है या नहीं है, अच्छा है या बुरा है, विद्यार्थी सब उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो एक अध्यापक जो है वो संस्कृति पर प्रभाव डालता है। क्लियर यहाँ तक, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा। मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाता है लेकिन बच्चों को अटेम्प्ट करना नहीं आता है कि कल्चर होता क्या है। अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो भी। आवाज आ रही थी सबको मेरी। यस मैम। यस मैम। मुझे तो ड्राई दिया, तुमने बोल ही नहीं रहे हो। मुझे लगा कि इतना सारा लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया और आवाज गई या नहीं गई। चलो बताओ, अब कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। नहीं तो फिर आगे करते हैं हम। आगे करवा दो मैम। आगे ये आप लोग करोगे, मैं इसको कराऊंगी नहीं क्योंकि ये हम कर चुके हैं। अगर आपने देखा हो तो हम वेज ऑफ नॉलेज रेंडर्ड इनटू एक्शंस, डिस्क्राइब द वेज ऑफ नॉलेज रेंडर्ड इनटू एक्शंस, संवेदन और प्रत्यक्षीकरण, सेंसेशन एंड परसेप्शंस, ये मैं करा चुकी हूँ आपको नॉलेज वाले में। आप लोगों को ज्ञान किसे मैम कहते जो हैं, फर्स्ट यूनिट में था वही है ना ये। हाँ ये वो ही है। फिर लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट आ जाएगा कि भाषा का विकास कैसे होता है। भाषा का विकास देखो, लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट वाला तो हम कर चुके हैं, ज्ञानेंद्रियों वाला, हमारी इंद्रियों वाला, और प्रत्यक्षीकरण, हम डायरेक्टली किसी चीज को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड में लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है। बच्चा क्या करेगा, स्टार्टिंग में साउंड सिस्टम होता है उसका, जैसे बच्चा आवाज निकालता है, की आवाज निकालता है, छोटा बच्चा होता है। धीरे धीरे वो सिंबल्स यानी संकेत करने लग जाएगा, छोटे छोटे लेटर को यूज करने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे उन लेटर्स को कंबाइन करके शब्द बनाने लग जाएगा, वर्ड बनाने लग जाएगा। फिर वर्ड से वो सेंटेंस बनाने लग जाता है। जब वो सेंटेंस नहीं बनाने लगता है तो उनको अच्छी तरह से अपनी कम्युनिकेट में ले आता है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती चली जाएगी। वो इतनी वृद्धि हो जाएगी जिसके अंदर हम ये कहें कि वो भाषा का प्रयोग अच्छे से कर सकता है। क्लियर, ये है भाषा का प्रयोग, लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर डेवलपमेंट ऑफ पावर अंडरस्टैंडिंग। पावर अंडरस्टैंडिंग देखो कि इसके अंदर क्या होगा। अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सबसे क्या होता है, हमें कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप खुद उस कॉन्सेप्ट को
उस प्लेस को, उस वेट को, उस नंबर्स को, उस साइज को, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हो, उसकी फॉर्म्स को नहीं जानते हो, तब तक आप समझ नहीं सकते। सिंपल सी बात है। अगर मैं ये कहूं कि आप कोई भी टॉपिक लो, मैं कहूंगी आप उसको समझते हो, आप कहोगे समझने के लिए क्या करना है कि मुझे टॉपिक का नेम पता होना चाहिए, टॉपिक में डिटेलिंग क्या है उसका पता होना चाहिए, किस बारे में पूछा जा रहा है वो पता होना चाहिए। तो सेम एज इट इज यही है, जब हम कोई कॉन्सेप्ट लेते हैं उसके बारे में हमें पता होना जरूरी है। सेल्फ कॉन्सेप्ट पहला आता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो कोई भी चीज हम लेते हैं, उस सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए हमें उसके बारे में पता होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल है कि वैसे भी हम सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाएगा कि उसको खुद को पता होना जरूरी है। जैसे उसे भूख प्यास लगती है, वह खाना और पानी मांगता है, वह अपने कपड़े मांगता है और अपने उन खिलौनों को मांगता है जिससे दूर जिसे जिन्हें उससे दूर छुपा कर रख दिया गया होता है। ऐसा वह 2-3 वर्ष की आयु तक करना शुरू करता है और धीरे धीरे वह संयम उन वस्तुओं को जोड़ लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह संयम के बारे में धारणा का विकास हो गया है। यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी खुद के बारे में, खुद की चीजों का पता लगा देना कि मुझे किन किन चीजों की आवश्यकताओं की जरूरत है। वैसे तो कॉन्सेप्ट हम उससे भी ले सकते हैं। फिर टाइम कॉन्सेप्ट है। टाइम कॉन्सेप्ट में हमें टाइम के बारे में पता चल जाता है कि आज और कल। कई बच्चे कहते हैं ना मैंने सुबह सुबह शाम और रात इनका अंतर नहीं पता होता। कई बच्चे क्वेश्चन पुट करते हैं, छोटे बच्चे देखना, गुड मॉर्निंग बोल दिया, गुड आफ्टरनून बोल दिया, गुड इवनिंग बोल दिया, गुड नाइट बोल दिया। तो ये चीजें उनको समझानी पड़ती है, बेटा ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग होती है। तो टाइम कॉन्सेप्ट उनको बताना पड़ता है। कल, आज, परसों, फिर कल। हम कल भी बोलते हैं, फिर आज भी बोलते हैं, फिर हम कहते हैं कल, आने वाला कल, एक बीत चुका कल। तो वो चीजें हमें उन कॉन्सेप्ट को बच्चों को क्लियर करना होता है। फिर है स्पेस कॉन्सेप्ट। सही स्पेस कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम ये कहें कि कहाँ पर रखी है, कहाँ बैठना है, किस एक्यूरेट जो प्लेस होता है, स्पेस होता है, उसके बारे में। फिर आता है वेट कॉन्सेप्ट कि वेट के बारे में बच्चों को पता होना जरूरी है, वेट कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है, नंबर कॉन्सेप्ट होने जरूरी है, साइज कॉन्सेप्ट और फॉर्म कॉन्सेप्ट, एस्थेटिक सेंस यानी हम ये कहें कि किस तरह से चीजों को हम कहें कि अच्छा दिखाना है, रंगों का तालमेल दिखाना है, ड्राइंग कैसी है, ये सारी आ जाएंगी इसके अंदर। तो डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग चीजों के समझने की क्षमता का विकास होना, कि आप कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, चाहे वेट से रिलेटेड है, चाहे साइज से रिलेटेड है, चाहे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, चाहे नंबर से है, चाहे फॉर्म से है, चाहे एस्थेटिक है, तो वो सारी चीजों के अंदर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। क्लियर? यस मैम। फिर आता है पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट, तर्क शक्ति और निर्णय लेना। अब तर्क शक्ति और निर्णय लेना किस एज में आता है? अगर जीन पियाजे की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है तो फर्स्ट ईयर में पढ़ी है ना आप लोगों ने? यस मैम। तो कौन सी एज में आता है? एडोलोसेंस में तर्क वितर्क की शक्ति का विकास हो चुका होता है, सोचने समझने की। यहाँ वो ये कह रहा है कि 2 वर्ष की अवस्था के अंदर बच्चा क्यों शब्द ज्यादा, आप कहोगे ना ये काम नहीं करना, वो कहेगा क्यों नहीं करना। फिर आप कहोगे ऐसे आपको चोट लग सकती है, क्यों लग सकती है, आपको क्यों नहीं लगती है? ठीक है, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो इम्प्रूव हो चुकी है, वो आपसे क्वेश्चनिंग कर सकता है। लेकिन आप इतनी क्वेश्चनिंग उसकी शुरू नहीं, मतलब कि चीजों को समझता नहीं है, उसकी क्वेश्चनिंग क्यों से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है? पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। क्यों नहीं करना, ये पुस्तक पढ़ेगा या पुस्तक नहीं पढ़ेगा, इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, डिसीजन लेने की, मेकिंग ऑफ डिसीजन जो पॉइंट है वो शुरू हो जाता है यहाँ पर भाषा के द्वारा। फिर आता है ध्यान, कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अटेंशन, इमेजिनेशन एंड मेमोरीज।
ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ना, अटेंशन क्या होती है, इमेजिनेशन क्या होती है और मेमोरीज क्या होती है। ये तो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में भी। कर लोगे ये तो? कर लेंगे मैम। एक पूनम करेगी या बाकी भी कर लेंगे? अगर बच्चे आप लोगों को बाकियों कर को समझ लेंगे नहीं आ मैम। रहा, क्योंकि ये सिंपल वही बातें आ रही हैं कि अटेंशन कैसे देनी होती है, किस तरह से इमेजिनेशन करनी है, मेमोरी आ जाएगी। फिर मोरल कॉन्सेप्ट है, मोरल कॉन्सेप्ट तो हम अभी कर चुके हैं अभी। तो ये कंप्लीट हो गया आपका यहाँ तक, बाकी हम कल करते हैं।